मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही है और मुकाबला दावेदारों का। यही टाइम है लोगों को बताने का कि कालीन भैया कौन, गुड्डू पंडित ऑन। भयमुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू भैया के अंत से होगी। ये ऐसे डायलॉग है जो मिर्जापुर 3 की कहानी बयां करते हैं। अपराध, रोमांच और मारकाट से भरपूर वेब सीरीज मिर्जापुर का दीवानापन दर्शकों पर इस कदर छाया हुआ है कि जब इसका पहला पार्ट आया तो एक भारी भरकम कत्लेआम के साथ खत्म हो गया। तो दर्शकों को इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हर दर्शक इस रोमांचक सीरीज का एंड देखने को उत्सुक था। लेकिन जब दूसरा पार्ट भी एक सस्पेंस पर आकर खत्म हुआ तो तीसरे पार्ट का भी दर्शकों में उसी बेसब्री से इंतजार था। दर्शकों का यह इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों हम लेकर आए हैं मिर्जापुर वेब सीरीज के सीजन 3 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो मिर्जापुर सीजन 3 की शुरुआत होती है मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार से। तो मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार में कोई भी बड़ा आदमी नहीं आया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माधुरी भाभी ही मौजूद थी और उन्हें ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा था। लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो पब्लिक से कहती है कि वो आज विधवा हुई है, उसके पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस प्रदेश को काफी अच्छे से चलाएगी। साथ ही उन्हें कालीन भैया के बारे में भी मालूम नहीं है, क्योंकि उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। लेकिन सभी लोगों का मानना ये है कि कालीन भैया भी मारे जा चुके हैं। जिसके बाद कोर्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि गुड्डू भैया के पिता वकील साहब जो है वो खुद को सरेंडर कर देते हैं और कोर्ट में बताते हैं कि उन्होंने एसएसपी मौर्य की जान ली है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो तो सीधा कहते हैं कि उन्होंने जान ली है, जिस वजह से आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। और जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तभी गुड्डू भैया पुलिस की सारी गाड़ियों को रोक लेते हैं और वो अपने पिता से कहते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है और मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन गुड्डू भैया के पिता पूरी तरह से अड़े हुए थे और वो कहते हैं कि उन्होंने एसएसपी मौर्य की जान ली है, इसलिए वो तो जेल जाकर ही रहेंगे, जिस वजह से गुड्डू भैया कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं शरद को, जो कि माधुरी भाभी यानी कि चीफ मिनिस्टर के पास आता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि शरद ने ही कालीन भैया की जान बचाई थी। लेकिन यहाँ पर शरद जो है वो माधुरी भाभी को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और अब क्योंकि शरद जो है वो मुन्ना भैया का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए वो यहाँ पर माधुरी भाभी से मिलने के लिए आया था। जिसके बाद हम गोलू के इन्फॉर्मर को देख पाते हैं। दरअसल वो लोग अभी भी कालीन भैया की खोज कर रहे थे, इसलिए वो लोग एक दूसरे शहर आए थे, जहाँ उन्हें कुछ इन्फॉर्मर की मदद से कालीन भैया के बारे में मालूम चला है। इसलिए वो लोग फुल सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे में घुसते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर कालीन भैया नहीं बल्कि कोई और ही मौजूद है। जिसके बाद वो यहाँ से वापस जाने लगते हैं। जहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें खतरा है, इसलिए वो लोग हथियार निकाल लेते हैं। तभी यहाँ का बाहुबली उनके सामने आता है और यहाँ पर गोलू बताती है कि वो मिर्जापुर के बाहुबली के साथ काम करती है और कहती है कि वो यहाँ पर किसी और को ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ का बाहुबली कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर अभी भी कोई नहीं बैठा है और बैठा भी होता तो भी हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि यहाँ के बाहुबली हम हैं। जिसके बाद वो उनके इन्फॉर्मर को सामने लाते हैं और सभी के सामने बेरहमी से उसका गला काट कर यहीं पर उसकी जान ले लेते हैं। जिसके बाद वो गोलू से कहते हैं कि तुम औरत हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाती। अब गुड्डू भैया जो है वो अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी माँ को बताते हैं कि पिताजी वापस आने के लिए नहीं मान रहे हैं। इसलिए गुड्डू भैया चाहते हैं कि डिम्पी और उसकी माँ जो है वो उनके साथ रहे, लेकिन उसकी माँ भी मना कर देती है। तो वही माधुरी भाभी और आईजी दुबे जो है वो प्रदेश में शांति कायम करने के लिए काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शांति तो तब कायम होगी जब गुड्डू भैया शांत होंगे और साथ ही वो लोग कालीन भैया को भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि अगले हफ्ते जो है वो पूर्वांचल के मुखिया की मीटिंग है, जिसमें कि बताया जाएगा कि पूर्वांचल का मुखिया कौन बनेगा। लेकिन अपनी दावेदारी पेश करने के लिए गोलू को कालीन भैया की डेड बॉडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर डेड बॉडी मिल जाती है तो वो लोग मिर्जापुर और पूर्वांचल के पूरी तरह से दावेदार रहेंगे। तो वही बीना बताती है कि कोई अंदर का ही है जिसने कालीन भैया को छुपा कर रखा है। तो वही गोलू जो है वो गुड्डू भैया से कहती है कि हमें कुछ बाहुबली के संपर्क में रहना चाहिए, तभी हम मिर्जापुर और पूर्वांचल की गद्दी को पा सकेंगे। लेकिन गुड्डू भैया किसी के भी आगे हाथ फैलाने वाले नहीं थे। तो वही दूसरी तरफ शरद जो है वो सारे बाहुबलियों से मिलकर उन्हें अपनी तरफ करने लगता है, क्योंकि उसे भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया के प्रति सिंपैथी क्रिएट करनी है।
जिसके बाद सभी लोग गुड्डू भैया के खिलाफ हो जाएंगे। तो अब गुड्डू भैया का पैर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो वहीं हमें पता चलता है कि आज ही पूर्वांचल के मुखिया की मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ से गुड्डू भैया जाने वाले थे और उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। हालांकि उन्हें मिर्जापुर की गद्दी अभी तक मिली नहीं थी और इसी के बारे में आज रात बात होने वाली थी, जिसके बाद सारे शहरों के बाहुबली मिलकर प्रयागराज पहुंचते हैं, जहां पर कि आज मीटिंग होने वाली है। सारे बाहुबली आ जाते हैं और मीटिंग भी शुरू हो जाती है, जहां पर कि बहुत सारे बाहुबली का मानना ये है कि मिर्जापुर की गद्दी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डू भैया के नाम होनी चाहिए। लेकिन शरद शुक्ला का मानना ये है कि गुड्डू जो है वो इस गद्दी के लायक नहीं है, इसलिए मिर्जापुर की गद्दी जो है वो जौनपुर को सौंप देनी चाहिए। तब गुड्डू भैया कहते हैं कि तुम्हें जौनपुर की गद्दी जो है वो भीख में मिली थी, इसलिए तुम मिर्जापुर की गद्दी भी भीख में ही चाहते हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जहां पर कि शरद जो है वो उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिस वजह से उनके बीच झड़प हो जाती है। तब पूर्वांचल के मुखिया के रूप में निर्णय लिया जाता है कि अगले दशहरे पर वो डिसाइड करेंगे कि मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन तब तक उन्हें कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए है। तो यहाँ पर गुड्डू भैया को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर शरद शुक्ला जो है वो किसकी दम पर उचक रहा है। गुड्डू भैया को ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी पावर जरूर है, लेकिन यहाँ पर गोलू जो है वो गुड्डू भैया से कहती है कि इसके पीछे जरूर कालीन भैया का हाथ है, तभी वो इतना उचक रहा है। जिसके बाद शरद जो है वो अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहां पर कि उसने कालीन भैया को रखा हुआ है और यहीं पर हम त्यागी जी की बड़े बेटे को देख पाते हैं, जबकि वो असल में छोटा बेटा होता है। और यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम चलती है कि दरअसल में कालीन भैया जो है वो कोमा में है और वो कोई रिस्क ले तभी वो आगे के इलाज कर सकते हैं। तो शरद कहता है कि तुम रिस्क लो, क्योंकि अगर कालीन भैया कोमा में रहे तो उनके कोई भी काम के नहीं रहेंगे। अब आगे हम वाल्मीकि नाम के एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर तो है लेकिन वो किसी गुंडे से कम नहीं, और वो आईजी दुबे के लिए भी काम करता है। थोड़ी देर के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके पास एक काम आया है। दरअसल में आईजी दुबे ने उसे मिर्जापुर के बाहुबली गुड्डू भैया को मारने की सुपारी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ दद्दा त्यागी के बड़े भाई को अभी भी कोई नहीं समझ पाया है कि दरअसल में वो छोटा भाई है, क्योंकि छोटे और बड़े की झड़प में छोटे भाई ने बड़े को मार दिया था और तब से छोटा भाई बड़े भाई की नकल करता आ रहा है। क्योंकि दोनों हमशक्ल थे, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं समझ पाया है। तो शरद को सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल की गद्दी चाहिए है। तो वहीं दद्दा त्यागी को गोलू की जान लेनी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गोलू की वजह से ही उनका छोटा बेटा मारा गया है। तो अब त्रिपाठी के घर पर सभी लोग बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि टंकी के ऊपर वाल्मीकि का एक स्नाइपर बैठा हुआ है। उसे गुड्डू भैया साहब दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन हवा चलने की वजह से वो लोग चांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही मौका है। इसलिए वाल्मीकि का जो स्नाइपर है वो उनके ऊपर नजर रखने लगता है। तो इन सभी राजनीतियों की वजह से गुड्डू भैया का बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था। ना तो कट्टे बन रहे थे और ना ही वो सप्लाई हो रहे थे। इसलिए यहाँ पर गुड्डू भैया कहते हैं कि उन्हें ओवर टाइम काम करना होगा और अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। तो वहाँ गोलू जो है वो कॉलेज जाकर अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ लड़कों को लेकर आ जाती है, जो कि काफी होशियार है और वो फैक्ट्री में काफी अच्छे से काम भी कर सकते हैं। तब जाकर उनको कट्टों का कारोबार फिर से शुरू होता है और उनका बिजनेस जो है वो फिर से चल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि गुड्डू भैया के पिता वकील साहब जो है वो अब जेल में है और यहीं पर हम देखते हैं कि लाला भी इसी जेल में मौजूद है। यहाँ पर लाला का वकील और उसकी बेटी सबने मुझसे मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेल जो है वो फिर से रिजेक्ट कर दी गई है। तो अब आगे हम देखते हैं कि गोलू के पिता जो है, जो कि पुलिस में है, वो गोलू और गुड्डू पंडित के पास आते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जो अफीम की खेती है वो जेपी यादव ने मुन्ना भैया के नाम कर दी थी, लेकिन अब वो नहीं रहे, इसलिए ये सारी जमीन जो है वो माधुरी के नाम पर है और अब माधुरी जो है वो मुख्यमंत्री बन चुकी है, इसलिए उन्हें ये जमीन इलीगल रूप से ही अपने नाम करनी होगी। लेकिन उससे पहले उन्हें जेपी यादव को ढूंढना होगा। तो वही शरद जो है वो जेल में लाला से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो वहां पर ड्रग्स के धंधे के बारे में बात कर रहा था। शरद कहता है कि अगर वो हमसे हाथ मिला ले तो हम तुम्हारी बेल करवा सकते हैं, जिस पर कि लाला भी मान जाता है। जिसके बाद हम सीएम मैडम की मीटिंग को देख पाते हैं, जहां पर कि बहुत सारे मंत्री आए हुए थे, लेकिन वो सारे मंत्री जो है वो चीफ मिनिस्टर मतलब कि माधुरी भाभी से ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं।
जिससे कि माधुरी भाभी को मालूम चलता है कि इन सभी के पीछे बाहुबली का हाथ है, इसलिए ये लोग इतना उड़ रहे हैं। जिसके बाद हम आईजी सर मतलब कि दुबे जी को देख पाते हैं, जिसके पास वाल्मीकि का कॉल आता है। वाल्मीकि कहता है कि 3 दिनों से वो लोग गुड्डू भैया के घर के बाहर बैठे हुए हैं। वो घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर के अलावा कहीं नहीं जाता है, इसलिए उन्हें गुड्डू भैया को मारने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तब वाल्मीकि यहाँ पर दुबे को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करवाना चाहता है और उसमें वो गुड्डू भैया को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहता है और वहीं पर वो उसे मार देगा, जिस पर कि आईजी सर भी मान जाते हैं। तब कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में गुड्डू भैया को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए न्योता भेजा जाता है, जहां पर कि गुड्डू भैया कहते हैं कि वो शायद ही आ पाएंगे और यहाँ पर गोलू भी यही कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर हवा ठीक नहीं है। लेकिन गुड्डू भैया को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से बहुत प्यार है, इसलिए वो तो वहाँ पर जाकर ही रहेंगे। तो गोलू जो है वो कवि सम्मेलन के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि वो जेपी यादव के बारे में पता करने वाली थी और ये सब कुछ स्नाइपर दूर से देख रहा होता है। जिसके बाद गोलू जो है वो उस कवि सम्मेलन में पहुंच जाती है, जहां पर कि वो एक मंत्री से मिलती है और उससे जेपी यादव के बारे में पूछती है। लेकिन वो मंत्री जो है वो उससे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था, इसलिए वो बताती है कि बाजू में ही उसके आदमी खड़े हैं, इसलिए अगर उसे भूत नहीं बनना है तो वो जल्दी से बता दे। तब यहाँ पर वो जेपी यादव के बारे में सब कुछ बता देता है। तो वही बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए गुड्डू भैया जो है वो वहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ पर जब तक गोलू नहीं आती तब तक उन्हें बाहर नहीं निकलना था, लेकिन गुड्डू भैया कहाँ मानने वाले थे। वो तो तुरंत ही अंदर घुस जाते हैं क्योंकि वो एक चीफ गेस्ट के रूप में है। यहाँ गोलू जो है वो कवि सम्मेलन से वापस लौट रही थी, तभी वो देखती है कि बहुत सारी चेकिंग वगैरह चल रही है। ये चेकिंग क्यों चल रही थी उसे नहीं मालूम है। तो वही वाल्मीकि यादव ने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी चीफ गेस्ट के रूप में। जब गुड्डू भैया ऊपर प्रतियोगिता के विनर को इनाम देंगे तभी वो गुड्डू भैया को मार देंगे। ये बात वो तुरंत ही आईजी सर को भी बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आईजी सर तुरंत ही माधुरी भाभी के पास कॉल करते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। तो माधुरी भाभी मान जाती है और वो गुड्डू भैया को मारने के लिए कह देती है, जिसके बाद भोजपुरी के सुपरस्टार की एंट्री होती है और वो इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। बाद में एटीट्यूड दिखाते हुए वो गुड्डू भैया के बाजू में भी बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि गुड्डू भैया कौन है। तो वहीं गुड्डू भैया के कुछ लोगों पर शक हो जाता है, इसलिए वो उनका जब पीछा करते हैं तो यहाँ पर गुड्डू भैया के लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। तो वहीं गोलू को मालूम चलता है कि पुलिस वाले को टिप मिली है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। गोलू तुरंत ही समझ जाती है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए निकलती है। और यहाँ गुड्डू भैया के लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। जिसके बाद गुड्डू भैया और भोजपुरी सुपरस्टार जब स्टेज पर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वो सुपरस्टार गुड्डू भैया से कहता है कि वो कौन है, जिस पर कि यहाँ पर एक आदमी के द्वारा जब उस सुपरस्टार को मालूम चलता है कि वो यहाँ के बाहुबली है तो वो यहाँ पर गुड्डू भैया से माफ़ी मांगता है। तब यहाँ पर वाल्मीकि जो है वो गुड्डू भैया के सामने आ जाता है और तभी यहाँ पर उनके बीच में झड़प शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वाल्मीकि के सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर गुड्डू भैया और वाल्मीकि की गैंग के बीच में गन फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर मौका देखकर गुड्डू भैया टेंट में घुस जाते हैं, जहाँ पर कि वाल्मीकि के लोगों ने उस टेंट को पूरी तरह से घेर लिया था। लेकिन जैसे जैसे वाल्मीकि के लोग अंदर जाते जा रहे थे, गुड्डू भैया उन्हें चुन चुन कर मारते जा रहे थे। आखिर में हम देखते हैं कि गुड्डू भैया और वाल्मीकि ही बचे हैं। वाल्मीकि ने गुड्डू भैया के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन सही समय पर गोलू यहाँ पर आ जाती है और वो वाल्मीकि को अपनी कार से उड़ा देती है। बाद में गुड्डू भैया को मालूम चलता है कि वाल्मीकि एक सरकारी ऑफिसर है और वो यहाँ पर भोजपुरी सुपरस्टार को भी बेरहमी से मार देता है और जो गन थी वो उसे वाल्मीकि के हाथ में थमा देता है। तो पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उस वजह से माधुरी भाभी की सरकार का विरोध होने लगा था कि ये सरकार जो है इस प्रदेश को नहीं चला सकती है, जिस वजह से हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे थे। तो वही गुड्डू भैया जो है वो त्रिपाठी चौक पर पहुंचते हैं, जहां पर कि त्रिपाठियों के जो पुतले लगे हुए थे गुड्डू भैया उन्हें मिटा देते हैं। और आखिर में हम देखते हैं और इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि त्रिपाठी जी को कोमा से होश आ जाता है और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। और इसी के साथ पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉबिन जो है वो पंडित जी से मिलने के लिए जेल पहुंचता है, जहां पर कि वो उनसे गुजारिश करता है कि वो अपने लिए केस लड़े, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि वो यहीं पर खुश है
और वो मेरे घर का ख्याल रखे क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। भाई दूसरी तरफ हम देखते हैं कि त्रिपाठी जी को होश आ गया है, मतलब कि वो कोमा से बाहर आ चुके हैं। तो कालीन भैया के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर शरद ने उसे क्यों बचाया, जिस पर कि शरद उनसे कहता है कि मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं गुड्डू भैया को मार दूं या फिर मैं तुम्हें बचा लूं, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना और मैंने आपको बचा लिया। यहाँ शत्रुघ्न उर्फ छोटे जो है वो गोलू के पास कॉल करता है। यहाँ पर गोलू कहता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि छोटे जो है वो उसके प्यार में पागल हो गया था, जिस वजह से ही वो मारा गया है। तो यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू से कहता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी गलती थी, इसलिए अब वो बच कर रहे। तो वहीं आईजी दुबे ने जिस तरह से गुड्डू भैया को मारने की नापाक कोशिश की थी, उसमें गुड्डू भैया जो है वो बच निकले, जिस वजह से आईजी दुबे जी को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो माधुरी भाभी की प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ जाती। लेकिन फिलहाल मीडिया जो है वो उनके ऊपर हावी हो रही है, जिस वजह से विरोधी भी उनका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए अब उन्हें कुछ ऐसा करना है कि वो मीडिया और जनता दोनों को ही खुश कर सके। तो वो आनंद के साथ प्लान बनाकर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें फंड चाहिए था और उनके पास फंड की कमी है, इसलिए वो लोग यहाँ पर शरद से मिलते हैं। शरद से वो कहते हैं कि हमारे पास एक डील है जिससे तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी। गुड्डू भैया के ऊपर वो लोग पर्सनली अटैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब उन्हें थोड़े दिन दूर रहना होगा। तो शरद जो है वो माधुरी भाभी को लाला के बारे में बताता है, जो कि जेल में बंद है। वो कहता है कि अगर लाला हमसे हाथ मिला ले तो बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा और फंड की भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन माधुरी भाभी कहती है कि वो लाला को बेल नहीं दिलाएगी, क्योंकि उसके पास उससे भी अच्छा प्लान है। तो भाई जेल में सभी को काम सौंपे जा रहे थे। पंडित जी को किचन का काम संभालने के लिए कहा जाता है, जिसमें गेरुआ नाम का आदमी उसके साथ था। लेकिन यहाँ पर सभी लोग पंडित जी से कहते हैं कि वो गेरुआ के साथ ना रहे, क्योंकि पिछली बार उसने एक वकील को बेरहमी से मार दिया था। लेकिन पंडित जी कहाँ डरने वाले थे। यहाँ दूसरी तरफ छोटे जो है वो घर में कम वक्त बिताता है, क्योंकि अगर वो घर में रहा तो उसे अपनी भाभी के साथ टाइम बिताना होगा बीबी की तरह, क्योंकि उसकी बीबी हमेशा उसके पास आने के बहाने ढूंढती है और यहाँ पर छोटे उनसे दूर जाने के। और आगे हम कालीन भैया को देखते हैं, जिन्हें अफसोस हो रहा था कि मुन्ना मारा गया, क्योंकि वो भले ही मुन्ना को देर से समझने लगे थे लेकिन वो उसे समझने लगे थे, इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। ये सुनकर दद्या ताकी भी कहते हैं कि उन्हें भी अपने छोटे बेटे के मारे जाने का दुख है, लेकिन वो गद्दी का हकदार तो बिल्कुल भी नहीं था। जबकि छोटे तो ये सारी बातें सुन रहा है और उसे बुरा भी लग रहा है। और यहाँ गोलू जो है वो कालीन भैया की इन्फॉर्मेशन जुटाने में लगी हुई है। उसके इन्फॉर्मेट चारों तरफ फैले हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कालीन भैया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम चला है। यहाँ पर पंडित जी जेल में किचन का काम करने लगे हैं। यहीं पर गेरुआ भी उन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है, तभी उसे मारने की कोई कोशिश करता है तो गेरुआ उसे मार गिराता है। जिसके बाद गेरुआ पंडित जी के पास आता है और वो कहता है कि सारे वकील एक जैसे नहीं होते, मुझे मालूम है कि आप अच्छे हैं और मेरा काम अगर कोई कर सकता है तो वो आप ही हैं। यहाँ पर गेरुआ अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरी एक 9 साल की बच्ची थी, लेकिन कुछ बड़े लोगों ने मेरी 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिस वजह से मैंने उन सभी को मार दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बच गए हैं और अगर वो जेल से बाहर नहीं निकला तो वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा केस लड़ें। और पंडित जी तो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, इसलिए वो मान भी जाते हैं। यहाँ लाला के पास फिर से शरद का कॉल आता है और वो अपनी अफीम के व्यापार के बारे में बात करता है। लेकिन लाला कहता है कि अगर उसे बेल मिल गई तो उसका काम भी चालू हो जाएगा। तो लाला की सिर्फ एक ही डिमांड है कि उसे बेल मिल जाए। अगर बेल मिल जाती है तो 50% की पार्टनरशिप वो शरद को दे देंगे। अगले दिन पंडित जी की पत्नी उनसे मिलने के लिए आती है और वो यहाँ पर उनसे भीख मांगती है कि वो अपने लिए केस लड़ ले, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं थी, इसलिए आपको एक बार अपने लिए केस लड़ना चाहिए। और वो उनकी बात मान भी जाते हैं और कोर्ट में वो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था। वहाँ जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था उन्होंने सब कुछ बता दिया था। तो कोर्ट यहाँ पर उन्हें केस लड़ने की इजाज़त दे देती है। जिसके बाद कटघरे में यहाँ पर पंडित जी एसएस मौर्य की पत्नी को बुलाते हैं। दरअसल में एसएस मौर्य की पत्नी का कहना ये था कि पंडित जी जो है वो एसएसपी मौर्य को ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पंडित जी उनसे सवाल करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपके घर कितनी बार आया था। तो यहाँ पर वो कहती है कि लगभग 10 से 12 बार।
तो पंडित जी कहते हैं कि अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा होता तो आपके पति इस तरह से उसे घर में बुलाकर चाय नहीं पिला रहे होते। और थोड़ी देर में कोर्ट में यहाँ पर आईजी दुबे आ जाता है, जो कि पंडित जी की पूरी तरह से खिलाफ है। और आईजी दुबे को यहाँ पर माधुरी भाभी ने भेजा है। वो यहाँ पर बयान दे देते हैं और पंडित जी यहाँ पर फंसते चले जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि वो अपना केस ईमानदारी से लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। तो जज साहब अगले हफ्ते इस डिसीजन को सुनाने का फैसला करते हैं। अब जेल में लाला से मिलने के लिए उसकी बेटी शबनम आती है। शबनम को यहाँ पर लाला बताते हैं कि वो लोग शरद से हाथ मिला रहे हैं और आगे का बिजनेस वही संभालेगा। लेकिन यहाँ पर शबनम कहती है कि शरद जो है वो विश्वास करने लायक आदमी नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना ही है तो हम बिजनेस गुड्डू पंडित के साथ करेंगे, जिस पर कि लाला भी मान जाता है। और लाला यहाँ पर शबनम को उसका नंबर दे देता है। शबनम तुरंत ही उसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। तो वही डिम्पी रॉबिन से कहती है कि इस घर में सभी लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं, पहले भैया ने और अब पापा ने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम भी अपनी मनमानी करें और अपनी लाइफ जी लें। अब यहाँ से गोलू जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि घर पर शबनम आई हुई है और गोलू शबनम को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करती है। यहाँ पर शबनम अपने अफीम के बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आई थी, लेकिन गुड्डू भैया ने तो साफ मना कर दिया था कि वो उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। जिस पर कि शबनम कहती है कि पिता ने कहा है कि आपके साथ बिजनेस ना किया जाए तो वो लोग शरद के साथ बिजनेस करेंगे। जिस पर कि यहाँ पर गुड्डू भैया मान जाते हैं और उन्हें इस डील के लिए आज रात ही काठमांडू के लिए निकलना था, जहाँ पर कि गुड्डू भैया और शबनम दोनों ही जाने वाले थे। गोलू यहीं पर रहने वाली थी। तो गुड्डू भैया और शबनम जो है वो काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद गुड्डू भैया वहाँ के डीलर से बात करता है। वो दरअसल में बहुत ही बड़ा आदमी होता है और यहाँ पर गुड्डू भैया उसे इम्प्रेस करके इस डील को अपने कब्जे में कर लेता है। डील कंप्लीट हो जाने के बाद गुड्डू भैया ये सारी बातें गोलू को बताते हैं और वो गोलू से ये भी कहते हैं कि वो लोग कल सुबह ही वहाँ पहुँचेंगे। आज रात वो यहीं पर रुकने वाले हैं। और रात को शबनम उसके पास आती है और खाने के लिए ऑफर करती है। रात को जब गोलू सो रही होती है तभी उसके इन्फॉर्मर का उसके पास कॉल आता है और वो उसे कालीन भैया के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर गोलू तुरंत ही गुड्डू भैया के पास कॉल करती है, लेकिन गुड्डू भैया तो शबनम के साथ खाना खाने में बिजी थे, इसलिए वो यहाँ पर गोलू का फोन नहीं उठाते हैं और वो दोनों आज रात साथ में ही बिताते हैं। यहाँ पर गोलू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे करना क्या है। और वहीं हम आगे देखते हैं कि उस इन्फॉर्मर के साथ छोटे मिला हुआ है और छोटे ने ही ये सारी प्लानिंग रची है। तो इस अटैकिंग प्लान के लिए गोलू अकेले ही निकलती है। सबसे पहले वो रॉबिन के पास जो पैसे थे वो सारे पैसे ले लेती है और तुरंत ही अपने अड्डे पर पहुंचती है, जहां पर कि उसके बहुत सारे लोग शामिल थे। यहां पर वो पैसे देकर उन्हें अपने साथ ले लेती है और अटैक करने के लिए तुरंत ही सिवान की तरफ निकलती है, जहां पर कि कालीन भैया को छुपा कर रखा गया है। ये लोग चोरी छुपे अंदर घुसना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। 2-4 लोग ही थे जिन्हें वो लोग आराम से मारकर अंदर निकलते हैं। अंदर भी पहुंचने के बाद फिर से 2-4 लोगों को मारने के बाद गोलू देखती है कि कमरे में कालीन भैया अकेले ही सो रहे थे, जबकि यहाँ पर तो हाई सिक्योरिटी होनी थी, जिस वजह से गोलू के दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो वापस पलटती है तभी यहाँ पर अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर गोलू के पूरे आदमियों को मार दिया जाता है, क्योंकि बाहर से गोलीबारी बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगी थी। यहाँ पर गोलू पूरी तरह से डर जाती है कि अब करना क्या है, जिस वजह से अब तो वो रोने तक लगी थी, क्योंकि उसे अपनी मौत दिखने लगी थी। तब वो हिम्मत जुटाते हुए ये फैसला करती है कम से कम वो कालीन भैया को तो मार ही देगी। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी यहाँ पर छोटे जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो गोलू के ऊपर फायर कर देता है, जिस वजह से बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। यहाँ शुक्ला को ऐसा लगता है कि त्रिपाठी जी सिवान में सेफ नहीं है, इसलिए वो उन्हें अपने घर ले जाना चाहता है। यहाँ पर शुक्ला पूछता है कि आखिर गुड्डू भैया और गोलू में से कौन हमला करने के लिए आया था, लेकिन छोटे बताता है कि उन दोनों में से ही कोई नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ उनके आदमी आए थे। तो अब गुड्डू भैया काठमांडू से घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि कल रात से ही गोलू जो है वो घर पर नहीं आई थी, इसलिए वो पूछताछ करने लगते हैं और अपनी बहन के पास कॉल करते हैं, जहां पर कि उन्हें गोलू के बारे में मालूम करना था कि वो कहां पर है, लेकिन कहीं पर भी उसका अता पता नहीं चल पा रहा था।
तब यहाँ पर गुड्डू भैया अपने ही साथ काम करने वाले एक आदमी को बुलाते हैं जो कि कल रात यहाँ पर गोलू के साथ था। वो बताता है कि कल रात गोलू अपने कुछ लोगों के साथ किसी जगह पर अटैक करने की प्लानिंग बना रही थी, लेकिन उसे नहीं ले जाया गया। तो वहीं शुक्ला ने कालीन भैया को सिवान से सीधा अपने घर जौनपुर लेकर आ गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सिवान में त्रिपाठी जी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तब यहाँ पर शुक्ला के पास कॉल आता है कि गुड्डू भैया जो है वो मिर्जापुर से जौनपुर की तरफ निकल चुके हैं और वो काफ़ी गुस्से में भी लग रहे थे, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कालीन भैया के बारे में उन्हें मालूम चल गया है, जबकि बात ऐसी नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर गुड्डू भैया कालीन भैया के बारे में नहीं बल्कि गोलू के बारे में पूछने आए थे, और यहाँ पर गोलू के बारे में तो शुक्ला को कुछ भी नहीं मालूम है। वो कहता है कि अगर गोलू मेरे पास होती तो वो अब तक गोलू को तुम्हें दे चुका होता, और अगर उन्होंने गोलू को मार दिया होता तो तुम्हें वो लोग जौनपुर में कदम भी नहीं रखने देते। तो यहाँ पर गुड्डू भैया कहते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर कोई बैठे या फिर ना बैठे, लेकिन वो वादा करता है कि कोई शुक्ला मिर्जापुर की गद्दी पर नहीं बैठने वाला। तभी यहाँ पर मुनावर का कॉल आता है और वो यहाँ पर गरमाए हुए मामले को ठंडा करता है और दोनों से कहता है कि वो वापस जाए। और साथ ही यहाँ पर गुड्डू भैया ने शुक्ला को अपने बर्फी वाले बिजनेस के बारे में भी बता दिया था, जिस वजह से शुक्ला तुरंत ही लाला के पास कॉल करता है। लाला कहता है कि उसने तो कहा था कि बेल दिलवा दो, अगर उसे बेल मिल जाती तो वो उसके साथ बिजनेस कर लेता, लेकिन अब वो गुड्डू भैया के साथ बिजनेस करेगा। ये बात शुक्ला त्रिपाठी जी को बताता है। तो यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब वो लाला के साथ बिजनेस करते थे तो उसका रास्ता था जल मार्ग, वो जल मार्ग से ही सारे स्मगलिंग करते थे। ये बात सुनने के बाद शुक्ला तुरंत ही ये सारी बातें पुलिस को बता देता है ताकि वो लोग वहां जाकर सब कुछ जब्त कर सके। तो वहीं शुक्ला ने माधुरी भाभी को 5 करोड़ की फंडिंग दे दी थी, जिस वजह से माधुरी भाभी के लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर दिया था और सारी जनता और मीडिया को अपने काबू में भी कर लिया था। यहाँ गुड्डू भैया का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि गोलू अभी तक नहीं मिली थी। उन्होंने मिर्जापुर का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन गोलू का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मोबाइल नंबर को भी ट्रेस करने के लिए उन्हें परमिशन चाहिए थी। यहाँ पर गुड्डू भैया बीना भाभी से कहते हैं कि अगर गोलू नहीं मिली तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो कहता है कि गोलू को बचाने के लिए वो गद्दी और बर्फी दोनों को ही दांव पर लगा सकता है। यहाँ पर बीना भाभी स्ट्रेस कम करने के लिए उसे पाउडर देती है। ये पाउडर बीना भाभी पहले मुन्ना भैया को भी दिया करती थी, लेकिन यहाँ पर गुड्डू भैया ने बबलू से वादा किया था कि वो ये सब कुछ नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पर आखिरकार वो हार जाता है और वो नशा कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि गोलू को गायब हो जाने के कारण माहौल थोड़ा गर्मा गया है और गुड्डू भैया जो है वो शरद शुक्ला के लोगों को बुरी तरह से मार रहा है। तो ये सब चीजें देखकर शरद भी कहाँ चुप रहने वाला था, इसलिए वो भी मिलकर मिर्जापुर के लोगों को मारना शुरू करता है, जिस वजह से अब दोनों बाहुबली के बीच में जंग छिड़ चुकी थी और वो दोनों ही एक दूसरे के लोगों को बुरी तरह से मारे जा रहे थे। गुड्डू भैया का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि गोलू गायब है, जिस वजह से वो अपना आपा खो चुका है। ये सारी चीजें देखकर कालीन भैया कहते हैं कि गुड्डू भैया को मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है और अब उसका कोई शिकार कर सकता है तो उसका शिकार वो खुद ही कर लेगा। सिर्फ धैर्य बनाकर रखो, गुड्डू का विनाश तो एकदम तय है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल से राप्ती नदी के द्वारा गुड्डू भैया के माल को भेजा जा रहा था, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में था। तो वो माल काठमांडू से डायरेक्ट कुशीनगर होकर मिर्जापुर आने वाला था, लेकिन इसकी खबर अब पुलिस वालों को भी थी, जिस वजह से जिस जहाज से सारे माल आ रहे थे उस जहाज को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन चेक करने पर उन्हें मालूम चलता है कि इस जहाज में तो कुछ भी नहीं है और बाद में मालूम चलता है कि जोशी नाम के आदमी ने, जो कि लाला के साथ काम करता है, उसी ने ही रूट को चेंज कर दिया था और सही सलामत इसे गुड्डू भैया के घर भेजा दिया था। लेकिन इस लापरवाही की वजह से शबनम जो है वो गुड्डू भैया को बहुत चिल्लाती है, लेकिन बात कुछ और थी, क्योंकि शबनम जो है वो गुड्डू भैया को पसंद करती है और कहीं ना कहीं गुड्डू भैया गोलू को पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर शबनम गोलू के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देती है, जो कि गुड्डू भैया नहीं सहन कर पाते हैं, क्योंकि गोलू एक तो गायब है और ऊपर से वो उल्टी सीधी बातें बोल रही है। तो अब गुड्डू भैया की बर्फी आ चुकी थी, बस इसे अब शहर में भेजा जाना था। यहाँ पर बीना भाभी को भी काफी कुछ नॉलेज था, जिसके बारे में वो गुड्डू भैया को बता रही होती है, लेकिन बीना भाभी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं हैं। वो गुड्डू भैया से कुछ और भी चाहती है,
धीरे धीरे करके इस बर्फी को पूरे शहर में फैला दिया जाता है और गुड्डू भैया की बर्फी के फैलने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी शुक्ला को, क्योंकि उनका जो माल है वो थोड़ा कमजोर है और जो गुड्डू भैया का माल है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और अगर ऐसा ही रहा तो शुक्ला के माल की डिमांड कम हो जाएगी और उसका बिजनेस जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो गुड्डू भैया को रास्ते से हटा दे। तो भाई जेल में हम देखते हैं कि पंडित जी जो है वो कई सारे लोगों के लिए केस लड़ रहे थे उनकी आजादी के लिए। यहीं पर वो एक कवि से मिलते हैं जिसने भरी पब्लिक में अश्लील कविता सुनाने की वजह से उसे जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि वो कविता जो है वो उसने मंत्री के लिए सुनाई थी। यहीं पर थोड़ी देर के बाद लाला आता है। लाला यहाँ पर पंडित जी से मिलता है और वो उनसे कहता है कि मुझे भी बाहर जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी केस लड़ो। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि आप खुद जानते हैं कि आप एक क्रिमिनल हैं। यहाँ पर लाला कहता है कि वो एक क्रिमिनल नहीं बल्कि व्यापारी है। तो पंडित जी उसका केस लड़ने के लिए मान जाते हैं। यहाँ गोलू के पिता जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है वो अभी भी गोलू के नंबर को ट्रेस करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, क्योंकि गोलू एक क्रिमिनल है और पुलिस उनका साथ नहीं देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी भाभी ने अपनी एक चाल चली थी और सारे एसपीओ का तबादला करा दिया था और सारी अफसरों के फेरबदल करवा दिए थे। ये देखकर मंत्री सोलंकी भड़कते हुए सीएम ऑफिस पहुंचता है, जहां पर की मीटिंग चल रही होती है और हमेशा की तरह सोलंकी इस बार भी लेट आया था। वो उनसे कहता है कि ये सब आप नहीं कर सकती हैं। तो माधुरी भाभी उससे डायरेक्ट कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो आप रिजाइन भी दे सकते हैं। और बात त्रिपाठी भवन में बीना भाभी सिर्फ एक ही चीज से परेशान है और वो है काला बिल्ला। वो काला बिल्ला शायद या तो मुन्ना भैया होंगे या फिर मुन्ना भैया के दादाजी, क्योंकि आजकल वो बीना भाभी को बुरी तरह से परेशान कर रहा है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि छोटे ने यहाँ पर गोलू को नहीं मारा था, बस उसे गोली लगी थी और जिस वजह से वो इंजर्ड हुई थी। तब यहाँ पर छोटे ने गोलू को एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि छोटे अभी भी गोलू को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू के सामने बड़े बनकर आया था, पर यहाँ पर गोलू ने तो उसे 1 मिनट में ही पहचान लिया था कि वो बड़े नहीं बल्कि छोटे हैं। अब रात को आनंद माधुरी मैडम के पास आता है और वो उन्हें न्यूज बताता है, जिसमें बताया जा रहा था मेडिकल कॉलेज के डीन जो है वो माधुरी के पिता जो कि भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं, उनकी मौत को लोग शहीद समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो सुसाइड किया था। और उसी सिंपैथी के चक्कर में उनकी पार्टी जो है वो यहाँ तक पहुँच पाई थी। तब माधुरी भाभी जो है वो जरीना के बारे में पूछती है, जिसे पार्टी में तो रखा गया है लेकिन उसे एक छोटे पद और एक छोटे टाउन में रखा गया है, जहाँ पर कि उसका ज्यादा कोई काम नहीं है और वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने नाच गाने की वजह से ही फेमस है, जिस वजह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है और वो एक स्टार की तरह रहती है। लेकिन अब माधुरी भाभी को जरीना की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जरीना ही सॉल्व कर सकती है, क्योंकि वो पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है और उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि पार्टी को किस तरह से संभालना है और एजेंडे को किस तरह से चलाना है। तो वही ऑपोजिशन वाले जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए जाते हैं, जिन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया था, लेकिन वो यहाँ फिलहाल ऑपोजिशन वाले से बात करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अब उन्हीं के साथ है। तो वही डिम्पी जो है वो अब कोचिंग पढ़ाने लगी थी और पूरे फैमिली वाले उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, जिसके बाद सभी लोग मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर कि वो जेल में पंडित जी से मिलने वाले थे। लेकिन यहां पर पुलिस वालों के द्वारा रॉबिन को बताया जाता है कि आज कुछ लोगों को रिहा किया जा रहा है, जिस वजह से जेल में जलसे का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज बहुत सारे कैदियों को रिलीज किया जा रहा था और यहाँ पर तभी कवि जो है वो अपनी कविता सुनाना चाहता है। वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कविता सुनाता है। ये सुनने के बाद लाला जो है वो उस कवि को कुछ पैसे देता है, क्योंकि उसे ये कविता काफी पसंद आई थी। लेकिन अगले ही पल वो कवि जो है वो लाला को बेरहमी से अपने पेंसिल से मार गिराता है। ये सारी चीजें देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो उस लड़के की बेल कराने वाले थे। तो वही गोलू जो है वो छोटे से बात कर रही थी। गोलू छोटे से कहती है कि सभी लोग बड़े से प्यार करते हैं, ना कि तुमसे। तुम्हारी किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता है और तुम्हारे चले जाने से किसी को भी कोई अफसोस नहीं है। और अगर तुम अपनी पहचान वापस लाने चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, और वो ये है कि तुम्हें दद्दा त्यागी को मारना होगा, तभी तुम अपनी छोटे की पहचान को वापस पा सकोगे। तो वहीं जरीना ने माधुरी भाभी के लिए कुछ एड वगैरह सिलेक्ट किए थे, जिनसे कि वो अपनी पार्टी का प्रचार वगैरह कर पाएंगी और सभी के सामने फेमस हो सकेंगी।
तभी आनंद के पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में बीना भाभी का था। वो कहती है कि वो गुड्डू भैया के घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे जल्दी से बचा लो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है, जिसके बाद हम कालीन भैया और शुक्ला की माँ को देख पाते हैं जो कि पत्ते खेल रहे थे। तभी शुक्ला की माँ के पास बीना भाभी का कॉल आता है और वहाँ भी वो यही बात कहती है कि वो गुड्डू भैया के यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे बचा लो। लेकिन ये बात उसने कालीन भैया को नहीं बताई थी। वहाँ छोटे के पास उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है और वो छोटे को बताता है कि मिर्जापुर की सारी गाड़ियों को ट्रेस किया जा रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और गोलू के बारे में भी बातें बाहर निकल सकती है। इसलिए इस चेकिंग को तुरंत ही हटवाना होगा, वरना हम लोग फंस सकते हैं। तो छोटे को इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन तभी वो अपने दद्दा को देखता है जो कि छोटे की याद में रो रहा था। ये देखकर छोटे समझ जाता है कि उसकी घर में वैल्यू है और वो उससे प्यार करते हैं। वहाँ लाला को जेल में बुरी तरह से मार दिया था, जिस वजह से उसका फ्यूनरल किया जा रहा था, जहाँ पर कि शबनम जो है वो बुरी तरह से रो रही थी। और यहाँ पर गुड्डू भैया भी आए हुए थे, लेकिन वो शबनम से नहीं मिलते हैं। रात को छोटे और शरद मिलते हैं, दोनों शराब पी रहे थे और यहाँ पर शरद जो है वो छोटे से कहता है कि बदला लेकर कैसा लगा। लेकिन ये सुनने के बाद छोटे को समझ नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, जिस पर कि शरद कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि उसने गोलू को गायब कर दिया है और उसे मार भी दिया है। लेकिन छोटे कहता है कि मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। और छोटे से ये भी कहता है कि आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत कहना। तो यहाँ पर कालीन भैया जो है वो शुक्ला को बताते हैं कि तुम्हें शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए, तुम्हें मुनावर के पास कॉल करना होगा और उससे कहना होगा कि वो शांति का प्रस्ताव रखना चाहता है। इससे तुम झुकोगे नहीं, क्योंकि शिकार किस तरह से किया जाता है मैं वो तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ पर शुक्ला की माँ शुक्ला को बताती है कि वीना भाभी का कॉल आया था और वो कह रही थी कि वो वहाँ पर सेफ नहीं है। लेकिन आखिर बीना भाभी ऐसा क्यों कह रही थी, ये बात शुक्ला को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और तभी यहाँ पर गुड्डू भैया के पास मुनावर का कॉल आता है और वो कहता है कि जौनपुर से शरद शुक्ला जो है वो शांति का प्रस्ताव रखना चाहता है और इस लड़ाई को यहीं पर बंद करना चाहता है। ये सुनने के बाद गुड्डू भैया कहता है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो भी चाहता है कि शांति हो जाए, जिसके बाद जौनपुर में ही इस मीटिंग को रखा जाता है, जहाँ पर कि शहर के सारे बाहुबली आए हुए थे। और यहाँ पर शरद शुक्ला जो है वो शांति का प्रस्ताव रखता है और साथ ही ये भी कहता है कि जौनपुर और मिर्जापुर को अपनी हद में रहना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि कालीन भैया भी दूसरे कमरे से सब कुछ सुन रहे होते हैं। दरअसल में शरद शुक्ला का कहना ये था कि जौनपुर और मिर्जापुर को अलग अलग बांट कर फ्री हैंड दे दिया जाए, जिसके बाद दोनों शहर के लोग जो है वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। ये सुनने के बाद गुड्डू भैया कहते हैं कि बात तो सही है, वो यही करेंगे, लेकिन दशहरे के बाद तो वो मुनावर और सबको मार देगा। तो जाते जाते गुड्डू भैया यहाँ पर एक बोरे में गिफ्ट लेकर आए थे। उनके जाने के बाद जब उसे चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि उस बोरे में किसी का सर है। ये देखकर समझ आता है कि गुड्डू भैया शांति समझौते में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दद्दा त्यागी जो है वो अपने बेटे छोटे को बुरी तरह से चिल्ला रहा था। उनका कहना यह है कि वो ठीक तरह से काम नहीं करता है। उनका मानना यह है कि जिस तरह से उन्हें बदला लेना है वो अपने बदले को भुला चुका है, क्योंकि जिन लोगों पर नजरें रखना चाहिए यहाँ पर छोटे जो है वो उन पर भी नजर नहीं रख पा रहा है। दद्दा कहता है कि तूने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने ही कुछ इन्फॉर्मर को निकाल लिए हैं। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इन 3 में से यहाँ पर छोटे का भी एक इन्फॉर्मर है जिसने गोलू को पकड़वाया था। यहाँ पर दद्दा त्यागी बहुत गुस्से में था, जिनमें से 2 को तो दद्दा ने वहीं पर मार दिया था। अब तीसरा सिर्फ और सिर्फ छोटे का इन्फॉर्मर बचा हुआ था। छोटे को मालूम है कि अगर वो इन्फॉर्मर को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो सब कुछ बक देगा, इसलिए छोटे उन्हें रोक लेता है और कहता है कि वो इससे सब कुछ उगलवा लेंगे। लेकिन छोटे उससे कह देता है कि वो उसे मारेगा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलना है। तो छोटे उसे थोड़ा बहुत मारने के बाद दद्दा त्यागी से बात करने लगता है कि वो मेरी गुस्सा किसी और पर ना निकाले। ये सारी चीजें हो जाने के बाद छोटे जो है वो गोलू से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर गोलू छोटे से कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं गुड्डू को पसंद करती हूँ और गुड्डू पूर्वांचल को पसंद करता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद तो छोटे को गुस्सा आ जाता है
और वो गोलू से कहता है कि अगर उसे नहीं मिला तो वो किसी को भी कुछ नहीं मिलने देगा। मतलब कि अब छोटे जो है वो गुड्डू भैया को मारना चाहता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिर्जापुर जौनपुर सीमा की बॉर्डर को, जहां पर कि पुलिस को खबर है कि यहां एक लाश मिली है और वो लाश दरअसल में गोलू की है। ऐसा पुलिस वालों का मानना है क्योंकि गोलू की कार यहीं पर पाई गई है। उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया गया है, लेकिन कपड़े और एविडेंस को देखते हुए उन्हें यही समझ आ रहा है कि ये गोलू की डेड बॉडी है। यहीं पर गोलू के पिता भी मौजूद थे। उन्हें यहाँ पर गोलू की घड़ी मिलती है। वो ये सब देखकर तो पूरी तरह से टूट गए थे, इसलिए वो अपनी गन निकालते हैं और उसे अपनी गर्दन पर लगाकर चला देते हैं और खुद की जान ले लेते हैं। यहीं पर गुड्डू भैया भी मौजूद थे और भी सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। जिसके बाद पंडित जी जो है वो जेल में ही उस कवि से मिलने के लिए जाते हैं जिसने हाल ही में जेल में लाला को मारा है। पंडित जी उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों तुम्हें उसे मारने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर वो कवि बताता है कि मुझे जौनपुर की तरफ से एक अच्छा ऑफर आया था और उसे घर भी चलाना है, इसलिए उसे ये करना पड़ा, जिसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा मिला है और ये काम दरअसल में शरद शुक्ला ने करवाया था। अब आगे हम कालीन भैया और शरद शुक्ला को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर कि कालीन भैया कहते हैं कि जिस तरह से गोलू की डेड बॉडी जौनपुर बॉर्डर पर मिली है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये काम तुम्हारा है, लेकिन शरद बताता है कि ये काम त्यागी का है और वो नहीं चाहता है कि इसका ब्लेम वो खुद पर ले, बल्कि वो तो अब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। लेकिन उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि गुड्डू भैया को भी ये बात मालूम है और गुड्डू भैया उस पर अटैक जरूर करेंगे। जिसके बाद गुड्डू भैया जो है वो पंडित जी से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर गुड्डू भैया कहते हैं कि वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। वो यहाँ बताते हैं कि गोलू की डेड बॉडी मिली है, उसे मार दिया गया है और पहली बार गुड्डू भैया अपने पिता रमाकांत पंडित से एडवाइस मांगने आया था। लेकिन ऐसा पहली बार था जब रमाकांत पंडित के पास कोई एडवाइस नहीं थी। लेकिन गुड्डू भैया को तो एकदम क्लियर मालूम है कि उन्हें करना क्या है। वो ढेर सारा असला बारूद इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत सारे आदमी भी, और उन सभी से कहते हैं कि अब सिर्फ हमारा एक ही काम है और वो है जौनपुर पर हमला। हमें जौनपुर को शमशान बनाना है। किसी पर भी शक हो या पर किसी की शक्ल पसंद ना आए तो सभी को मार दो। जिसके बाद गुड्डू भैया से आईजी दुबे मिलने के लिए आता है। दरअसल में वो किसी काम से नहीं आया था, बल्कि वो तो माधुरी भाभी की बात गुड्डू भैया से करवाने के लिए आया था। यहाँ पर माधुरी भाभी गुड्डू भैया से कहती है कि बीना भाभी और लल्ला को हमारे हवाले कर दो तो हम रमाकांत पंडित का केस पर्सनली हैंडल करेंगे और उनकी फांसी भी रुकवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुड्डू भैया कहाँ मानने वाले थे। वो कहते हैं कि आपको जो दिखाए वो कर लीजिए। बीना भाभी कोई उसकी हॉस्टेज नहीं है और रही बात उसके पिताजी की तो उनके ऊपर तो कोई आंच भी नहीं आ सकती है। यहीं पर हम शरद शुक्ला को भी देख पाते हैं जो कि ये सारी बातें सुन रहा था। तो भाई घर जाकर गुड्डू भैया ये सारी बात बीना भाभी को बताता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर हॉस्टेज हैं। लेकिन यहाँ पर हमें असली इरादे के बारे में मालूम चलता है कि दरअसल में बीना भाभी सबका पत्ता काट कर खुद मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती है। तो भाई दूसरी तरफ छोटे जो है बड़े का कैरेक्टर प्ले करके पूरी तरह से थक चुका था। दद्दा कहते हैं कि वो अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसे अपनी बीबी सलोनी को लेकर कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। जिसके बाद छोटे जो है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन सलोनी को कहीं न कहीं अपने पति पर डाउट होने लगा था, इसलिए वो उसका पीछा करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे जो है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और यहीं पर हमें ये भी मालूम चलता है कि उसने गोलू को इसी स्कूल के नीचे छिपा कर रखा है। यहाँ पर सलोनी भी उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कि छोटे ने गोलू को छिपा कर रखा है। तो अंदर पहुंचने के बाद वो गोलू से बात करता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसकी भाभी सलोनी मौजूद थी। वो यहाँ पर गोलू को देखती है और शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। जिसके बाद वो अपनी भाभी से कहने लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन तभी भाभी चिल्लाने लगती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तब यहाँ पर छोटे उन्हें भी कमरे के अंदर बंद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कोर्ट में आज रमाकांत पंडित के लिए लास्ट हेयरिंग थी, मतलब कि आज डिसीजन सुनाया जाएगा कि उन्हें कौन सी सजा मिलेगी। और कोर्ट के बाहर ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर रमाकांत पंडित को सजा मिलती है तो यहाँ पर गुड्डू भैया जरूर कुछ ना कुछ बवाल करेंगे और यही प्लान है माधुरी यादव का। तो अब कोर्ट के अंदर जज साहब जो है वो रमाकांत पंडित को सजा सुनाने लगते हैं
उन्हें ऑलमोस्ट सजा मिल चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर रॉबिन उठता है और वो कहता है कि प्रोसिक्यूशन शुरुआत से ही गलत केस लड़ रहे हैं, क्योंकि रमाकांत पंडित और एसएसपी मौर्य गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए गए थे। और उसे ये बात कैसे मालूम, तो वो बताता है कि मैंने ही रमाकांत पंडित को गुड्डू भैया के काले कारनामों, ब्लैक काम और व्यापार के बारे में बताया था और सारे सबूत दिए थे, जिस वजह से वो गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए गए थे। ये बात सुनने के बाद जज साहब अपने डिसीजन को होल्ड पर रख लेते हैं और यहाँ पर गुड्डू भैया कुछ भी नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हो जाने के बाद आईजी दुबे तुरंत ही माधुरी यादव के पास कॉल करके बताता है कि जो हमने प्लान बनाया था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि गुड्डू भैया ने कोर्ट में कोई भी बवाल नहीं किया है। जिसके बाद रॉबिन जो है वो घर पहुंचता है, जहां पर कि वो फैमिली से माफी मांगता है क्योंकि उसने ये झूठ छिपा कर रखा था। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने तो सिर्फ और सिर्फ रमाकांत पंडित का ही साथ दिया था। वो सभी लोग गले मिलने लगते हैं क्योंकि उन्होंने रॉबिन को माफ कर दिया था। और तभी यहाँ पर गुड्डू आता है। गुड्डू यहाँ पर रॉबिन से बात करता है क्योंकि रॉबिन ने उसे झूठ कहा था। उसके ऊपर जितना भरोसा किया था उसने सारे भरोसे तोड़ दिए थे और उसने उसकी फैमिली भी पूरी तरह से अपना ली है। बाद में यहाँ रॉबिन गुड्डू भैया को बताता है कि मेरे पास उस दिन गोलू भी आई थी, लेकिन गोलू को उसने वार्न किया था, लेकिन वो नहीं मानी और अपना अकाउंट क्लोज करके सारा पैसा निकाल कर ले गई। ये सारी बातें सुनने के बाद तो गुड्डू भैया पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि उसने ये बात गुड्डू भैया को नहीं बताई, क्योंकि वो इतने दिनों से गोलू को ढूंढ रहा था। इसलिए उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रॉबिन की दोनों आंखें फोड़कर उसकी जान ले लेते हैं। और ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ छोटे ने तो भागने की प्लानिंग बना ली थी, क्योंकि भाभी के सामने उसका सच सामने आ गया था। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ सामने आती है। छोटे उनसे कहता है कि मैं इतने दिनों तक आपके साथ रहा, क्या आप मुझे नहीं पहचान पाई कि मैं बड़े हूँ या छोटे? लेकिन माँ कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम छोटे हो, लेकिन वो ये भी जानती है कि उसका सिर्फ अब एक बेटा बचा है और अब वो इस बेटे को कभी भी नहीं खोना चाहेंगे। घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े उठाता था, इसलिए तुम्हें बड़े बनकर ही रहना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलू जो है वो भाभी से बात कर रही थी। वो कहती है कि छोटे तुम्हें भी मार देगा, लेकिन यहाँ पर भाभी कहती है कि तुम गोलू हो तो तुम्हारी लाश तो 4-5 दिन पहले जौनपुर बॉर्डर पर मिली थी। ये सुनने के बाद अब गोलू को ऐसा लगता है कि उसे बाहर निकलना चाहिए, इसलिए वो भाभी को यकीन दिला देती है कि छोटे उन दोनों को ही जान से मार देगा। इसलिए वो यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और सबसे पहले वो गोलू की हथकड़ियों को खोलते हैं और फिर गोलू भाभी से कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, कि तुम्हें छोटे का ध्यान भटकाना है, जिसके बाद वो सब कुछ संभाल लेगी। अब आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो है वो गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गुड्डू भैया ने रॉबिन की जान ले ली है। यहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और जरीना बीना भाभी की फैमिली को लेकर वहाँ से भी आ जाती है। तो वहीं जेपी यादव को मालूम चलता है कि जरीना जो है वो मिर्जापुर वापस आ चुकी है, इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि किसी भी हालत में जरीना को पैसे खिलाकर यहाँ पर लेकर आओ। और बीना भाभी को त्रिपाठी भवन से लेकर एक अच्छे घर में लेकर आ गए थे, जहाँ पर कि अब वो पूरी तरह से सेफ है। वैसे तो बीना भाभी वहाँ भी पूरी तरह से सेफ थी। और यहाँ शरद शुक्ला और माधुरी यादव बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि गुड्डू पंडित जो है वो अब उनकी हिरासत में है। जो काम वो बहुत महीनों सालों से करने का सोच रहे थे, वो काम उसने खुद कर दिया। तो यहाँ पर गुड्डू हिरासत में तो आ चुका था, लेकिन शरद चाह रहा था कि गुड्डू को उसके हवाले किया जाए, ताकि वो उसे मार कर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ सके। तो भाई जेपी यादव का आदमी जो है वो जरीना के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल काम है और वो उसे ढेर सारा पैसे देता है, जिसके लिए जरीना भी ये काम करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद माधुरी भाभी गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल पहुंचती है, जहाँ पर कि गुड्डू भैया कहते हैं कि वो मुन्ना भैया के लिए बहुत खुश है। वो सिर्फ 2 ही बार मुन्ना भैया को देखकर खुश हुआ था, एक तो कॉलेज में जब वो उनकी तरह बनना चाहता था, और एक आज जब उसकी पत्नी जो है वो उसके लिए कुछ कर रही है। अगर आज मुन्ना भैया होते तो वो तुम पर जरूर प्राउड फील करते। जिसके बाद माधुरी यादव पुलिस वालों को गुड्डू भैया को 3rd डिग्री देने का ऑर्डर दे देती है। अब छोटे उस खुफिया रूम में जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी भाभी से कहता है कि आप यहाँ से चली जाओ, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर गोलू और भाभी ने कुछ प्लान रचा है। जैसे ही भाभी यहाँ से जाने लगती है तो गोलू अपनी हथकड़ियों को खोलकर तुरंत ही उन्हें धक्का देकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है।
यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू के ऊपर फायरिंग करता है, पर भागते वक्त गोलू ने एक नुकीले कांच से भाभी की कलाई काट दी थी, जिस वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ गोलू को भी एक गोली लग चुकी थी, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुड्डू भैया की पिटाई का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। यहाँ के लोकल गुंडों से कह दिया गया है कि अगर वो गुड्डू भैया को अधमरी हालत में करते हैं तो उन्हें 1 हफ्ते बिरयानी मिलेगी। ये सुनने के बाद तो सभी लोग गुड्डू भैया पर टूट पड़ते हैं, लेकिन गुड्डू भैया उन सभी को बेरहमी से मार कर उन्हें ही 3rd डिग्री दे देते हैं। लेकिन यहीं पर अभी भी एक और आदमी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे बिरयानी के अलावा कुछ और लालच दिया जाता है। तब वो गुड्डू भैया के पास जाता है और वो गुड्डू भैया को 5 मिनट के अंदर ही चित कर देता है। तो गुड्डू भैया की यहाँ पर अधमरी हालत हो चुकी थी। पुलिस वाला आकर उसकी फोटो लेकर जाता है। अब रात को माधुरी वीना भाभी को खाने पर बुलाती है, जहाँ पर कि वीना भाभी उनके सामने ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे गुड्डू भैया ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किए हों। तो माधुरी उन्हें बताती है कि गुड्डू की हालत तो जेल में बहुत बुरी है, और वो उनकी अधमरी वाली फोटो भी वीना भाभी को बताती है। अब वहाँ डिम्पी जो है वो जेल में अपने पिता से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर रमाकांत पंडित डिम्पी को कुछ सबूत देते हैं, और उन सबूत के द्वारा ये बात मालूम चलती है कि माधुरी यादव के पिता को दरअसल में शरद शुक्ला ने ही मारा है। और अब ये सारे एविडेंस यहाँ पर डिम्पी के पास मौजूद है। गुड्डू भैया के जेल चले जाने से उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। यहाँ पर मजदूरों को दिहाड़ी देने के भी उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन तभी यहाँ पर गोलू आती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वो जिंदा थी, और इतने दिनों तक अंदर रहने के बाद उन्हें कुछ बातें मालूम चलती है कि जैसे गुड्डू भैया जेल जा चुके हैं और उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली है। और ये सारी चीजें देखकर तो गोलू की आंख भर आती है। तो अब उसे किसी भी हालत में गुड्डू भैया को जेल से निकलवाना था, इसलिए वो तुरंत ही जेपी यादव से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक वही आदमी है जो कि उन्हें बाहर निकलवा सकता है। यहाँ जरीना जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए जाती है, और यहाँ उसे हैरानी होती है कि वो यहाँ पर जेपी यादव से मिलने के लिए आई है। जेपी यादव कहता है कि हमारे पास एक ऑफर है कि अगर वो इस सरकार को गिराने में हमारी मदद करती है तो उसे मुंह बोली रकम दी जाएगी। ये सुनने के बाद जरीना भी मान जाती है और आज रात यहीं पर रुकने का प्रोग्राम बनाती है। तो अगले दिन माधुरी भाभी की स्पीच थी, वो अपनी स्पीच दे रही थी, तो वही जेपी यादव और उसके मंत्री जो है वो सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर जरीना जो है वो शरद शुक्ला के पास चली जाती है और सब कुछ बता देती है, जिससे कि ऑपोजिशन वाले पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। शरद शुक्ला कहता है कि अगली बार अगर कुछ करने की कोशिश की तो वो सभी को मार देगा। तो जेपी यादव को एक बार फिर से जरीना ने बना गई बेवकूफ, और फिर रात को गोलू जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए आती है। लेकिन अब जेपी यादव किसी के लिए भी काम नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर गोलू कहती है कि एक हम ही थे जिसके पास कोई पावर नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने मिर्जापुर का सफाया किया है, इसलिए आप अगर हमारी मदद करें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। वहाँ डिम्पी जो है वो सारे एविडेंस लेकर माधुरी भाभी के पास पहुंचती है और बताती है कि उसके पिता का मर्डर दरअसल में शरद शुक्ला ने किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद माधुरी भाभी पूरी तरह से शॉक्ड रह चुकी थी, क्योंकि वो शरद को पसंद करने लगी थी और उसके ऊपर हद से ज्यादा विश्वास भी करने लगी थी। अब रात को माधुरी भाभी से मिलने के लिए शरद शुक्ला आता है। उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है और शरद शुक्ला यहाँ पर भाभी को बता देता है कि कालीन भैया जिंदा है और वो उसी के पास है। तब यहाँ पर माधुरी भाभी कहती है कि वो कालीन भैया से मिलना चाहती है, और वो भी एकदम अकेले, जिसका प्रबंध वो शरद शुक्ला से करवाने के लिए कहती है। अब उसी रात यहाँ पर माधुरी भाभी बीना भाभी से मिलने के लिए जाती है। वो उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बीना भाभी माधुरी भाभी से कहती है कि वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती है, और अगर वो सपोर्ट करे तो ये हो सकता है। माधुरी भाभी यहाँ पर उन्हें बताने आई थी कि कालीन भैया जिंदा है, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद तो वो चुप हो जाती है। वहाँ शरद ये सारी बातें कालीन भैया को बताता है, लेकिन कालीन भैया का कहना ये है कि वो माधुरी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शरद कहता है कि उसे माधुरी पर पूरा विश्वास है और वो पूरी तरह से हमारी साइड भी है। जिसके बाद कालीन भैया और माधुरी भाभी मिलते हैं। यहाँ पर कालीन भैया माधुरी से कहते हैं कि शरद ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ किया था। माधुरी भाभी कहती है कि तुमने हमेशा वही किया जो तुम करना चाहते थे, तुमने अपने बेटे की तो कभी सुनी ही नहीं। तो अब अगर तुम गुड्डू पंडित चाहते हो और अपनी फैमिली चाहते हो जो कि हमारी हिरासत में है, तो वही करना होगा जो हम कहेंगे। अब आगे हम रात को देखते हैं कि पूर्वांचल की गद्दी पर कौन बैठेगा, उसी की मीटिंग को देख पाते हैं।
यहाँ पर प्रदेश के सारे बाहुबली आए हुए थे। मुनावर कहता है कि पूर्वांचल की गद्दी पर बैठने के लिए उसे कोई योग्य नहीं दिख रहा है, इसलिए मिर्जापुर को भी पश्चिमी संभालेगा। लेकिन ये सब कुछ जौनपुर का बाहुबली शरद शुक्ला होते हुए नहीं देखना चाहता था। वो कहता है कि ऐसा तो वो कभी होने भी नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस गद्दी के सिर्फ और सिर्फ हम ही योग्य हैं। ये बात कहने के बाद तभी यहाँ पर एंट्री होती है कालीन भैया की। कालीन भैया यहाँ पर एंट्री मारते हुए कहते हैं कि आप हमें भूल तो नहीं गए। जिसके बाद वो कहते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा और वो है शरद शुक्ला, क्योंकि वो उसे वचन दे चुका है। तो वो शरद शुक्ला को इस गद्दी पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अपनी गन निकालते हैं और शरद शुक्ला को शूट करके उसकी जान ले लेते हैं। तब यहाँ पर गन फाइट होने लगती है और सारे बाहुबली आपस में झगड़ने लगते हैं। तब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो सारे बाहुबलियों को मार गिराते हैं, क्योंकि कालीन भैया ने माधुरी से हाथ मिला लिया था। जिसके बाद वीना भाभी को एक सरप्राइज दिया जाता है और उन्हें कालीन भैया से मिलाया जाता है। यहाँ पर वीना भाभी को ऐसा लग रहा था कि कालीन भैया को उसकी असलियत के बारे में सब कुछ मालूम चल गया होगा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। बाद में कालीन भैया गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद अब वो सारा मामला खत्म करना चाहते थे, लेकिन मालूम चलता है कि जेल में दरअसल में गुड्डू भैया है ही नहीं, वो तो यहाँ से भाग चुका है और यहाँ पर कोई और ही था। तो गुड्डू भैया यहाँ पर सही सलामत निकल चुके थे। उन्हें निकलवाने में जेपी यादव ने मदद की थी, वो भी गोलू के कहने पर। तो यहाँ पर दोनों ही सही सलामत निकल चुके थे। दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर मकबूल को, और मकबूल को दरअसल में बीना भाभी ने याद किया है। और इसी के साथ मिर्जापुर का सीजन 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। और सारे सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू जिन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया है। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।